नमस्कार दोस्तों, मैं सोमनाथ सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैक्ट्स पर। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप नए से नए वीडियो प्राप्त करते रहें। दोस्तों, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने बात की थी मौर्य काल और मौर्य काल से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उन्हें हमने सॉल्व किया था। तो आज हम फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है मौर्योत्तर काल। दोस्तों, मौर्योत्तर काल से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया निम्न में से कौन था? तो इसके दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है साइरस, दूसरा ऑप्शन है कोम्बिसेस, तीसरा ऑप्शन है डेरियस प्रथम और चौथा ऑप्शन है जिरसिस छयार्स। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डेरियस प्रथम, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2 है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? दोस्तों, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 178 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 101 ईस्वी, ऑप्शन सी दिया गया है 58 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है 78 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 78 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अशोक द्वितीय किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि अशोक द्वितीय जो है किसे कहा जाता है। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त को, ऑप्शन सी है कनिष्क को, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन को। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, जो देखिए द्वितीय अशोक जो है वो कनिष्क को कहा जाता था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? देखिए दोस्तों, चीनी सेनापति बोला गया है और कनिष्क को जिसने पराजित किया था उसका नाम बताना है आप लोगों को। पहला ऑप्शन है हमारा पान चाओ, ऑप्शन बी है पान यांग, ऑप्शन सी है सी हुआंग टी, ऑप्शन डी है हो टी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पान चाओ, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यही चीनी सेनापति था जिसने कनिष्क को पराजित किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? चार ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के लिए। पहला ऑप्शन है कनिष्क, दूसरा है अशोक, तीसरा हर्ष और चौथा है फाहियान। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए कनिष्क। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कनिष्क की राजधानी थी। दोस्तों, आप लोगों को कनिष्क की राजधानी बतानी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फिरोजपुर, दूसरा है बनारस, तीसरा है इलाहाबाद और चौथा यानी कि ऑप्शन डी है सारनाथ। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, कनिष्क की जो राजधानी थी वो फिरोजपुर थी, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मिलिंद पन्हो क्या है? दोस्तों, आप लोगों को बताना कि मिलिंद
पन्हो क्या है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बौद्ध स्थल है, या बुद्ध का नाम है, या कला और बौद्ध नाम, या बौद्ध ग्रंथ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ को ही मिलिंद पन्हो कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी यानी कि ग्रीक कला शैली का सम्मिश्रण है? दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शिखर, ऑप्शन बी है बेरा, ऑप्शन सी है गांधार, ऑप्शन डी है नागर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा गांधार। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? दोस्तों आप लोगों को बताना कि काव्य शैली का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो किस अभिलेख में मिलता है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रुद्रदामन का जूनागढ़, दूसरा ऑप्शन है अशोक के शिलालेख, तीसरा यानी कि सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम के, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए रुद्रदामन का जूनागढ़ में ही प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं किसके? काव्य शैली के। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की थी? दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है सातवाहन वंश, बी ऑप्शन है कुषाण वंश, सी है गुप्त वंश और डी ऑप्शन है शक वंश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सातवाहन वंश। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, शक संवत किसने और कब प्रारंभ किया था? ए ऑप्शन है आप लोगों का कड़फिसस ने 58 ईसा पूर्व में, बी ऑप्शन है रुद्रदामन प्रथम ने 78 ईस्वी में, सी आप लोगों का ऑप्शन है विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में, डी ऑप्शन है आप लोगों का कनिष्क ने 78 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी कनिष्क ने 78 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? पहला ऑप्शन है प्रतिष्ठान, बी ऑप्शन है नागार्जुनकोंडा, सी ऑप्शन है सकल अथवा सियाकोट और डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा प्रतिष्ठान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों एक सूची दी गई है और इसे हमें मिलाना है। सूची 1 में हमारा दिया गया है कला शैली और शिलालेख व पुस्तकें दी गई हैं, और सूची बी में जो है वो संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। इसे मिलाना है, तो चलिए दोस्तों इसे मिलाते हैं। पहला हमारा दिया गया है गांधार कला, तो दोस्तों ये जो है वो हो जाएगी कुषाण से। दूसरा दिया गया है जूनागढ़ शिलालेख, तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा रुद्रदामन प्रथम से। अगला दिया गया हमारा मिलिंद पन्हो, तो ये क्या हो जाएगा मिनांडर से हो जाएगा। और दोस्तों अगला दिया गया है तक्षशिला लेख, ये हो जाएगा पतिक से। चलिए अब इसका कोड तैयार करते हैं दोस्तों। तो इसका कोड जो है हमें मिल रहा है ऑप्शन डी जो है वो सही है दोस्तों।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से चरक किसके राज चिकित्सक थे। देखिए दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है कि चरक जो हैं वो राज चिकित्सक किसके शासनकाल में थे, ये बताना है आप लोगों को। पहला ऑप्शन दिया गया है हर्ष, बी ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन दिया गया है अशोक और डी दिया गया है कनिष्क। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कनिष्क। ये कनिष्क के ही शासनकाल में महर्षि वैद्य जो थे ये चिकित्सक चरक थे। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार ने, तीसरा है अशोक और चौथा यानी कि डी है रुद्रदामन प्रथम ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, रुद्रदामन प्रथम ने ही सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस कला को ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है आप लोगों का गांधार कला, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मथुरा कला, तीसरा है शुंग कला और चौथा है मधुबनी कला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गांधार कला को ही ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए दोस्तों, एक और सूची आ गई है, इसे हम लोग मिलाएंगे और फिर इसका कोड तैयार करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सही दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहली वाली सूची में हमें दिया गया है साहित्यिक कृति दी गई है और उसमें दूसरी वाली में दिया गया है लेखक, यानी कि कृतियों को लेखक से मिलाना है। देखिए पहला दिया गया है कविराज मार्ग, तो ये हमारे जो हैं अमोघ वर्ष से जुड़ जाएंगे। फिर दूसरा दिया गया है आदि पुराण, ये जो है वो हो जाएगा जिनसेन से। तीसरा दिया गया है गणित सार संग्रह, ये हो जाएगा हमारा महावीराचार्य से। और अमोघ वृत्ति जो है वो जुड़ जाएगा हमारा सक्टायन से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका कोट देखते हैं। इसका कोट जो है वो हमारा कोट सी बन रहा है, यानी कि कोट सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिक्कों पर बुद्ध प्रतिमा व यूनानी लिपि में बोर्डो यानी कि बुद्ध अंकन किया था। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बिम कडफिसस, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है नहपाण, ऑप्शन डी है बुद्धगुप्त। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क ने ही सिक्कों पर बुद्ध प्रतिमा व यूनानी लिपि को बोर्डों को अंकन किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। देखिए दोस्तों, इसमें बोला गया कि सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था और उत्तरी पश्चिमी भारत में। तो पहला ऑप्शन आप लोगों का दिया गया है इंडो ग्रीकों ने, बी ऑप्शन है कुषाणों ने, सी है शकों ने और डी है प्रतिहारों ने। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा कुषाणों ने ही तांबे के सिक्कों का उत्तर व उत्तरी पश्चिमी में सर्वाधिक जारी किया था।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 78 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 81 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 98 ईस्वी और डी ऑप्शन है आप लोगों का 121 ईस्वी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 81 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? दोस्तों से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है तक्षशिला, बी ऑप्शन है नालंदा, सी ऑप्शन है उज्जैन और डी ऑप्शन है विक्रमशिला। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा दोस्तों तक्षशिला, जो है विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? पहला ऑप्शन दिया गया है 78 ईस्वी से, दूसरा ऑप्शन दिया गया 57 ईसा पूर्व से, तीसरा ऑप्शन दिया गया 72 ईसा पूर्व से और ऑप्शन डी है 56 ईसा पूर्व से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 57 ईसा पूर्व से ही विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? पहला ऑप्शन दिया गया है ए पुष्यमित्र शुंग, बी खारवेल, सी गौतमीपुत्र सतकर्णी, डी ऑप्शन है सुशर्मन। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सतकर्णी को ही ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है सोने के सिक्के किस शासक ने जारी किए थे? आपका पहला ऑप्शन दिया गया है कुजुल कड़फिसेस को, बी ऑप्शन है भीम कड़फिसेस को, सी ऑप्शन है कनिष्क प्रथम को और डी ऑप्शन है होबेस्क को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा भीम कड़फिसेस को। दोस्तों इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भीम कड़फिसेस को ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सातकर्णी प्रथम, दूसरा ऑप्शन है गौतमीपुत्र सातकर्णी, तीसरा ऑप्शन है सिमुक और चौथा ऑप्शन है हाल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? देखिए दोस्तों, कनिष्क के दरबार में जो लोग थे 3 दिए गए हैं और एक जो है वो नहीं था। तो सही उत्तर देखते हैं इसका। पहले दिया गया ऑप्शन अश्वघोष, दूसरा ऑप्शन है चरक, ऑप्शन सी है नागार्जुन और ऑप्शन डी है पतंजलि। तो दोस्तों जो कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं रखते हैं वो होंगे पतंजलि, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, शुंग वंश के पश्चात किस
वंश ने भारत पर राज किया? तो दोस्तों देखिए, शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था ये आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सातवाहन, दूसरा ऑप्शन है कुषाण, सी ऑप्शन है कंड और डी ऑप्शन है गुप्त। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा, देखिए शुंग वंश के बाद जो है वो कंड आए थे, तो कंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है चेर, ऑप्शन बी है चोल, ऑप्शन सी है पांड्य और ऑप्शन डी है सातवाहन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए सिमुक जो है वो सातवाहन से ही संबंधित था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? दोस्तों जो प्राचीन काल में आक्रमण हुए हैं उसमें से एक सही कालक्रम आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है यूनानी, शक, कुषाण। दूसरा ऑप्शन दिया गया है यूनानी, कुषाण, शक। तीसरा ऑप्शन दिया गया है शक, यूनानी, कुषाण और डी ऑप्शन है शक, कुषाण, यूनानी। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, पहले यूनानी आए थे, फिर शक आए, फिर कुषाण आए थे, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये हमारा प्रश्न जो है आप लोगों के लिए, देखिए दोस्तों 30वां प्रश्न है, सातवाहनों को आरंभिक राजधानी अवस्थित थी? तो दोस्तों सातवाहनों की जो आरंभिक राजधानी थी वो आप लोगों को बतानी है, कौन सी थी। पहला ऑप्शन दिया गया है अमरावती में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है नांदेड़ में, ऑप्शन सी दिया गया है नाल दुर्ग में, ऑप्शन डी दिया गया है दुर्ग में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो आप लोगों को कमेंट में लिख के भेजना है। चलिए बात करते हैं कल के प्रश्न की। कल का प्रश्न है हमारा, कल का प्रश्न था ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने ही ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा आंसर। दोस्तों आप लोगों को हमारा चैनल कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कमेंट करिए, बताइए हमें, ताकि हम इसमें और जो भी इसकी गलतियां हैं वो आप बता सकते हैं, ताकि हम इसमें थोड़ा और सुधार करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।